नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अफगानिस्तान से सुपर पावर अमेरिका की विदाई में चंद दिन बाकी हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है अफगानिस्तान के नक्शे की तस्वीर बदलती जा रही है। 20 साल पहले जिस तालिबान को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, उसने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा था तालिबान की शक्ति पर। अमेरिकी सेना के जाने से पहले ही तालिबानी आतंकियों ने 1/3 अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान की वापसी के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि ये इस इलाके की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए कैसा कदम होगा। अफगानिस्तान में फिर लौट रहा है बम बारूद और कबायली कानून का दौर। सारे डिस्ट्रिक्ट्स की कैपिटल जो है उनको कब्जे में, घेरे में लिया है। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही तालिबान के आगे सरेंडर करने लगी अफगान से गए। वो वॉलंटरीली आपने देख लिया कि सब आ रहे हैं और 6 हफ्तों में तकरीबन 170 डिस्ट्रिक्ट पर हमारे कब्जा आ गया है। बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लागू करने की तैयारी में तालिबान। हम पिछले इब्तिदा से ये कहते आ रहे हैं कि निज़ाम इस्लामी होगा। क्यों तालिबान को खत्म नहीं कर पाया सुपर पावर अमेरिका? अफगानिस्तान में कैसे हुई अमेरिका की ये हार? We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. अमेरिका से पहले तालिबान के आगे क्यों घुटने टेकने पर मजबूर हुआ था सोवियत? अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री से सभी पड़ोसी हैं परेशान। तालिबान पर सवाल से लेकिन भाग रहे हैं तालिबान खान। इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए, क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अफगानिस्तान में तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पूरी दुनिया के लिए ये खतरे की घंटी है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। इस दौरान अफगानिस्तान आतंकवाद का पावर सेंटर हुआ करता था। 1999 में कंधार कांड और 2001 में अमेरिका पर जब 9/11 आतंकी हमला हुआ, तब अफगानिस्तान पर तालिबान का ही शासन था। पिछले 20 साल तक तो तालिबान ने यूं तो सर नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया, तालिबान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। 1 मई 2021 के बाद अफगानिस्तान का नक्शा कुछ ऐसा नजर आ रहा है। करीब 2.5 महीने में तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के 1/3 हिस्से पर अपनी हुकूमत का झंडा फहरा दिया है। गजनी से लेकर कंधार तक तालिबानी आतंकियों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। वो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। 2018 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। इससे पहले भी उन पर तालिबानियों ने हमला किया था, लेकिन उस समय वो बाल बच गए। खबर के अनुसार अफगानिस्तान के कुल 407 जिलों में से 212 पर तालिबान ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। 119 जिलों पर कब्जे के लिए भीषण लड़ाई चल रही है। सिर्फ 76 ऐसे जिले बचे हैं जिस पर अफगानिस्तान सरकार का कंट्रोल है, जबकि तालिबान दावा कर रहा है कि उसने 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बहुत ही दूर के इलाकों में है, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा जमाना, हेडक्वार्टर पे कब्जा जमाना इसकी मानी नहीं देती कि सारे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक बर्तरी होती है जंग में, युद्ध में इसकी। तो हालात ख़राब है, हमारी फोर्सेस फाइट बैक कर रही है। पिछले 20 साल में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के 6,52,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इंच इलाके को बम बारूद से छेद दिया।
कई तालिबानी कमांडर्स को मौत के घाट। अमेरिकी हमले में करीब 50,000 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए, लेकिन इसके बाद भी तालिबान की कमर नहीं टूटी। तालिबान ज़्यादा जीत रहा है और आज उसने 50% से ज़्यादा इलाका अफगानिस्तान का अपने कब्जे में ले लिया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तालिबान या तो अमेरिका के जब ट्रुप्स चले जाते हैं अगले 6 महीने या 1 साल में, हो सकता है वो अफगान गवर्नमेंट को गिरा दे। और ये सच्चाई है कि तालिबान किसी न किसी फॉर्म में अफगानिस्तान में आएगा, या तो वो अकेला या वो कोई जो भी कोलिजन पार्टी बनाएगा या गवर्नमेंट बनेगी, उसके अंदर भी उसका बड़ा हाथ होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तालिबान का जो इम्पैक्ट बहुत होने वाला अफगानिस्तान में, और शक और डर ये है कि क्या तालिबान वो पुराना तालिबान ही है जो 1996 से 2001 में था और जिसने शरिया लॉ लेकर आया था, जहां पर औरतें जो हैं एक प्रकार बाहर नहीं निकल सकती थी बिना मेल मेंबर के, काम नहीं करने जा सकती थी, बच्चियां स्कूल में नहीं जा सकती थी, और एक प्रकार से जो मेल मेंबर थे उनको बियर्ड रखनी पड़ती थी, और माइनॉरिटीज़ के लिए जो एक कोई भी राइट्स नहीं थे। तो एक बहुत पुरानी बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ ले जाता है तालिबान, एक माइंडसेट नेगेटिव है। तो ये ऐसा लगता है अगर तालिबान आता है तो हो सकता है कि वो जिस प्रकार से उन्होंने 1996 से लेकर 2001 तक जो जिस तरीके से राज किया, कहीं ऐसा तो नहीं है वो राज दोबारा आ जाए और वो एक ब्लैक पीरियड होगा अफगानिस्तान के लिए। अफगान सेना को अमेरिका ने प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए, गोला बारूद दिए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ही वो सेना एक एक कर तालिबानी आतंकियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। हमारे रैंक्स को हमारी तरफ वो अपनी मर्जी से आ रही है, वॉलंटरीली वो आ रही है, वो जंग के जरिए नहीं है। अगर अक्का दुक्का जंग हो चुका है वो भी हो गए, लेकिन उसकी अक्सरत 90% से ज़्यादा ये मीडिएशन के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए वो आ गए है। सरेंडर भी हम नहीं कहते, बल्कि मैं कहता हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया है हमारे रैंक्स को। हाईटेक हथियारों से लैस अमेरिकी सेना तालिबान के वजूद को खत्म क्यों नहीं कर पाई? क्यों अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा कदम रखने के नाम से ही अब डरता है? I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome. तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे हार कर वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। इससे पहले 1989 में रूस भी ऐसे ही वापस गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि दो सुपर पावर्स जिसे काबू में नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए, उसके पीछे कौन है? तालिबान इतना खतरनाक क्यों? तो 89 तक अफगानिस्तान पर सोवियत सेना का कब्जा रहा। वो शीत युद्ध का दौर था। उस समय रूस नहीं, सोवियत संघ हुआ करता था और उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। तब अफगानिस्तान में सोवियत रूस की मौजूदगी अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उस दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान और अरब देशों के अफगान मुजाहिदीनों को पैसा और हथियार देकर रूस के खिलाफ खड़ा किया। 1989 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान छोड़ा तो ये देश पश्तून, ताजिक, उज़्बेक जैसे समुदायों में बंटा। कोई प्रभावी केंद्रीय शासन नहीं था। मुजाहिदों ने अपनी अपनी सेना बना ली। इस बीच कुछ मदरसों के छात्रों ने मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान का गठन कर दिया। तालिबान में 90% पश्तून कबायली हैं। इनमें से अधिकतर का ताल्लुक पाकिस्तान के मदरसों से है। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब है छात्र। 1992 में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ समर्थित सरकार नजीबुल्लाह का पतन हुआ तो उसके बाद वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनी। वो अंतरिम सरकार में 2 पक्ष थे, मुजाहिदीन और तालिबान। ये 2 मुख्य पक्ष थे, वैसे बहुत सारे पक्ष थे। उसमें से तालिबान सशक्त होता गया और 1995 में वो लगभग अफगानिस्तान के 90% भागों पे कब्जा कर लिया। अब जो पश्चिमी देश और सऊदी अरबिया और अमेरिका, पाकिस्तान जो पहले मुजाहिदीन को देते थे अपना समर्थन, अब वो तालिबान देने लग गए, क्योंकि उनको इनसे आशा थी कि वह सोवियत संघ को यहाँ पे नहीं आने देगा। अब इस तरह से 1994 में आधिकारिक तौर पे तालिबान का उद्भव हुआ था इसी गृहयुद्ध के दौरान, और 1995 से तालिबान सरकार वहाँ पे काबिज हुई। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही। इस दौरान दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता दी।
ये तीनों ही देश सुन्नी बहुल इस्लामिक देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान थे। पाकिस्तान का तालिबान से पुराना याराना है। दोनों के बीच इस कदर साठगांठ है कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को तो तालिबान खान तक कहा जाता था। इमरान का तालिबान प्रेम किसी से छिपा नहीं। क्वेटा की शोराएं, तालिबान की जो रहबरी की शोराएं, इनको वो जो कहते हैं कि जो लीडरशिप की काउंसिल है वो क्वेटा में है, पेशावर में है। उनके परिवार उधर है, उनके इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस उधर हैं। तो अगर वो सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता, वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो इस हद तक हालात ख़राब नहीं होते। और जो एक पाकिस्तानी पोइट फराज कहता है कि इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है। ये आज हमको इस तरह की हालात से हमने सामना हो रहा है। कल शायद उनकी भी नौबत आ जाए। पाकिस्तान और तालिबान के कनेक्शन की गवाह 1999 की ये तस्वीरें। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था, तब इसका आखिरी ठिकाना अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट था। उस वक्त पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को ब्लैकमेल किया था। 3 आतंकियों को रिहा किया गया और तब भारत के यात्री देश लौट सके थे। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती, चारों तरफ जो है वो अलग अलग देश है। लेकिन इसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इस पर प्रभाव रखने वाला देश सेंट्रल एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया पर भी पकड़ रखता है। इसका भूगोल ऐसा है कि इसे जीत पाना आसान नहीं, इसीलिए इसे साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है। तालिबान एक बार फिर से इस पर पकड़ मजबूत कर रहा है और सवाल उठ रहा है कि दुर्गम इलाके वाले अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत क्या है। तालिबानी आतंकियों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आतंकियों की संख्या 50 से 60 हजार के बीच है। वहीं कई हजार आतंकी ऐसे हैं जो पार्ट टाइमर हैं। इसी तरह से बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि तालिबान के साथ करीब 85 हजार आतंकी जुड़े हैं, जबकि पार्ट टाइमर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है उसका आर्थिक तंत्र, जिसे लाख कोशिश के बाद भी अमेरिका तोड़ नहीं पाया। माना जाता है कि इसी वजह से अमेरिका तालिबान का सफाया नहीं कर पाया। रिपोर्ट के अनुसार इसी पैसे के दम पर वो रूस, पाकिस्तान और चीन से अवैध तरीके से हथियार और गोला बारूद हासिल करता है। इसके अलावा आतंक फैलाने के लिए वो अफगानी सेना से छीने हुए हथियारों का भी प्रयोग करता है। जब तक तो वहाँ अमेरिकन और नेटो फोर्सेस थी, तो अमेरिका के जितने दुश्मन थे, ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लैंड्स में अमेरिकन या नेटो फोर्सेस हो, तो वो इनको पैसा दे रही थी और हर प्रकार का असला और हथियार दे रहे थे। अब जब अमेरिकन नेटो फोर्सेस चले गए तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और वही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज उनकी मदद कर रही है। प्रमुख रूप से तालिबान 5 माध्यमों से पैसा कमाता है। अफीम की खेती, खनन का अवैध कारोबार, कब्जे वाले इलाकों से टैक्स, कारोबारियों से अवैध उगाही और मुस्लिम देशों से मिलने वाला चंदा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2011 में तालिबान की सालाना आय 28 अरब रुपए थी, जो 2018 तक बढ़कर 105 अरब रुपए तक पहुंच गई। अफगानिस्तान की नई तस्वीर और तकदीर बनता जा रहा है तालिबान। 2 दशक पहले जब यहां पर तालिबान का राज था तो लोगों की जिंदगी नर्क बन गई थी। हर तरफ लूटपाट, वहशियाना वारदातें, स्कूल जमींदोज कर दिए गए, महिलाओं के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कोड़ों की सजा दी जाती थी। ऐसे में अफगानिस्तान पर अगर तालिबान फिर से काबिज होता है तो क्या उसका वही क्रूर चेहरा फिर नजर आएगा? माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
तालिबानी सनक की गवाह है 22 साल पुरानी ये तस्वीरें। तालिबानी जुल्म की वसीयत है 2 दशक पुरानी ये तस्वीरें। तालिबानी राज में फिर कैसा होगा अफगानिस्तान, इसकी झलक है तालिबानी सीजन 1 की ये खौफनाक तस्वीरें। दाढ़ी कटवाने पर प्रतिबंध, बिना बुर्का घर से बाहर निकले तो सजा, टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर प्रतिबंध, 10 साल से अधिक की उम्र वाली लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध, महिलाओं को नौकरी की इजाजत नहीं, पुरुष रिश्तेदार के बिना महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर मनाही, महिलाओं का इलाज पुरुष डॉक्टर नहीं कर सकते, महिला डॉक्टर और नर्स नहीं बन सकती। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर तालिबानी कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा का प्रावधान। शरिया लॉ लाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, जो कि इन्होंने एक प्रकार से ग्लिम्स दिखाई थी 1996 से लेकर 2001। जो शरिया लॉ है उसके अंदर औरत जो हैं बाहर नहीं निकल सकती, काम नहीं कर सकती, लड़कियां स्कूल में नहीं जा सकती, और जो मेल मेंबर हैं वो हैं उनको बियर्ड रखनी पड़ेगी, और जो लेडीज़ हैं वो बाहर अकेली नहीं जा सकती, मेल मेंबर है। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, ना टेलीविज़न का इस्तेमाल हो सकता, ना कोई एंटरटेनमेंट हो सकता। तो ये तालिबान का जो शरिया लॉ है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, डेंजरस है, और अगर वो आता है तो अफगानिस्तान के लिए बहुत खराब होगा। तालिबान इस्लाम और शरिया कानून के अनुसार शासन करने का दिखावा करता है, जबकि हकीकत यह है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम कानून बनाता है। जैसे घर में लड़कियों के लिए स्कूल चलाने पर गोली मारने का नियम है, प्रेमी के साथ भागने पर महिला को पत्थर मारकर जान से मार देने का कानून है, गलती से बुर्के से पैर दिख जाए तो महिलाओं की सार्वजनिक पिटाई का कानून है, दाढ़ी कटवाने पर कठोर सजा है। तालिबान के इन्हीं कबीलेयाई नियमों की वजह से अफगानिस्तान में अंदर खाने इनका विरोध तो होता है, लेकिन इनकी बर्बरता के कारण खुलकर कोई कुछ नहीं कह पाता। हालांकि जन समर्थन हासिल करने के लिए इस बार सभी तालिबानी नेता नए चाल चरित्र की बात कर रहे हैं। आपके पिछली हुकूमत में वीडियो कैमरे की इजाज़त नहीं थी, उस हवाले से बड़ी सख्ती की जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वीडियोस को और कैमरे को आप लोग अपने जिहाद के लिए भी एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या समझा जाए कि तालिबान दोबारा उसी तरह दाढ़ी रखवाने पे या ख़वातीन को बुर्का पहनाने पे या इन चीज़ों पे इसरार करेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये बहुत खौफ फैला रहे हैं कि जी अगर तालिबान दोबारा आ गए हैं तो वो फिर ये चीज़ें करवाएंगे। तो उन मुआशरती हवालों से आपके यहाँ कितनी सोच तब्दील हुई है? देखो जी, एक टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अगर इमारत इस्लामी हमारी हुकूमत इस्लामी निज़ाम आ जाए तो हम बहुत कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए। ये तो ज़रूरी है इस्लामी उसूल के रो से भी। एक कंटेंट है, वो कंटेंट को वाकई हम वो इस्लामी बनाएंगे कि वो कंटेंट ऐसा हो जो हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक हो, हमारे अफगानी ट्रेडिशन के मुताबिक हो, वो उनके मुताबिक। अमेरिका के साथ 20 साल की लड़ाई में तालिबान ने तकनीक की ताकत को समझा। उसे समझ में आ गया कि जिस कैमरे से उसे एलर्जी थी, उसी कैमरे ने उसकी क्रूरता की तस्वीरें तब दुनिया के सामने पेश की थी जब 1999 में उसके आतंकी बामियान में भगवान गौतम बुद्ध की ऐतिहासिक प्रतिमा को तोड़ रहे थे। इन्हीं क्रूरता भरी तस्वीरों ने तालिबान को एक खूंखार आतंकी संगठन के तौर पर पहचान दी, जिसका खौफ आज भी अफगानिस्तान में दिखता है। 10 साल की जंग में तालिबान को कई सबक मिले हैं, इसीलिए अब वो ऐलान कर रहा है कि अगर वो सत्ता में आया तो अफगानिस्तान की जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने को नहीं देगा। ये आश्वासन वो अमेरिका से लेकर चीन तक को दे रहा है। लेकिन मैं इस्लामी इमारत के पॉलिसी आपको बता रहा हूँ। वो पॉलिसी ये है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, किसी फर्द को भी इजाज़त नहीं देंगे और किसी ग्रुप को भी इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे दूसरे ममालिक के खिलाफ। ये पॉलिसी है, ये सारी को शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लग रहा है जैसे वो कोई हारी हुई बाजी जीत गया, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान मजबूत होता है तो कश्मीर पर इसका असर दिखने की वो उम्मीद कर सकता है।
भारत की चिंता भी यही। इसीलिए भारत ने भी कूटनीतिक दांव तेज कर दी। जिस समय अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में मौजूद रही, उस दौर में भारत ने भी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बहुत कुछ झोंका। तालिबान अगर अफगानिस्तान पर काबिज होता है तो ये समूचे इलाके की शांति के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही भारत ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें शुरू की। मिशन अफगानिस्तान के तहत भारतीय विदेश मंत्री ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ दौरे किए। एस जयशंकर ने सबसे पहले कतर का दौरा किया। इसके बाद वो ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान पहुंचे। 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लिया, जहां रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मौजूद थे। अब इन दौरों के महत्व को समझिए। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है। यहीं पर अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता भी हुआ था। जबकि ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर रूस अच्छा खासा प्रभाव रखता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से हुई। दोनों देशों ने एक सुर में यहां पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। The real issues are of mindsets, not of disputes. Blocking connectivity in practice while professing support in principle benefits no one. A one-sided view of trade rights and obligations can never work. No serious connectivity can ever be a one-way street. कहा तो यहां तक जा रहा है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान और रूस पहुंचे तो वहां पर तालिबान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के तालिबानी चक्रव्यूह को भेदने के लिए दांव चल दिया है। तालिबान की भाषा बदली हुई है और उज्बेकिस्तान पहुंचे इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज दोनों ही इस ओर इशारा कर रही है। रिलेशन पाकिस्तान से हमारे चाहते हैं कि बरादराना ताल्लुकात हो। एक नेबरिंग कंट्री है, मुसलमान है, हमारे शेयर वैल्यूज है, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, ये हकीकत है। ये चीज़। दूसरा, वो पीस के बारे में, पीस प्रोसेस के बारे में वो मशवरा, वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो भी इम्पोज करे, कोई भी जो भी हो, या कोई हमें डिक्टेशन दे दे, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। तालिबान पे आपका नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। 3 अरब डॉलर के निवेश वाली ये परियोजनाएं अफगानिस्तान के विकास की धुरी हैं, जिसमें ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बिजली, सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारत को डर है कि अफगानिस्तान पर अगर पाकिस्तान समर्थित तालिबानी आतंकियों का कब्जा होता है तो वो उसी तरह से इन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे 1996 से 2001 के बीच तालिबानी शासन के दौरान पहुंचाए थे। 20 साल पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री और 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका का एग्जिट दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। दरअसल दुनिया का आतंक को देखने का नजरिया उस एक घटना से बदला था और अब फिर बदलने वाला, क्योंकि 20 साल पहले मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था, तब इस पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल गया था। तालिबान का खतरा खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिकी सेना के जाने के बाद एक बार फिर से पावर बैलेंस बिगड़ गया है। तालिबान सिर्फ आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी विचारधारा है। अगर ये पांव पसारता है तो मध्य और दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान से सटे जितने भी देश हैं, वो सब परेशान हैं। चीन के मुस्लिम बाहुल्य शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से करीब 8 किलोमीटर लगती है। चीन को चिंता है कि तालिबानी अगर सत्ता में आए तो शिनजियांग में एक बार फिर से आतंकवाद सिर उठा सकता है। हालांकि तालिबान की ओर से चीन को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान पर होता है तो वो उइगर मुसलमानों को अपनी जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं करने देगा।
रूस को डर है कि अगर अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ी तो मध्य एशिया के मुस्लिम बाहुल्य देश पर भी इसका असर होगा। ये देश रूस के प्रभाव में है, खास तौर से उसके नियंत्रण वाले आतंक प्रभावित चेचन्या प्रांत में आतंकवाद फिर से सिर उठा सकता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता मुस्लिम है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान से जाने के पीछे अमेरिका की कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं, क्योंकि तालिबान पर सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हाव भाव बदलने लगते हैं। It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. लेकिन इस समूची तस्वीर के बीच एक बात तो स्पष्ट होती है कि बड़े बड़े देश, सुपर पावर अफगानिस्तान पर, वहां के आतंक पर नियंत्रण करने के नाम पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन नियंत्रण से पहले अगर निकलते हैं तो आखिर ये कोई ऐसी कोशिश तो नहीं कि अफगानिस्तान को अपने लिए एक प्रयोगशाला बनाया जाए, क्योंकि इसकी कीमत तो इस पूरे इलाके के बाकी देशों को ही चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान पार्ट 2 की एंट्री पर ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।